सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? अरे कुछ पता तो करो, चनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत का दबाव है क्या? 2024 दुनिया में तब्दीलियों का साल, क्योंकि दुनिया की 50% पॉपुलेशन में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान अटैक्स पाकिस्तान। किसी ने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि 2024 में ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों कि आज ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है, और ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इलेक्शन में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। Strikes this time targeting Pakistan. Iran state media reports militant group bases were targeted, but some of those reports were later dropped. The Pakistani government says 2 children were killed, 3 other people were wounded. The U.S. condemns the attack, calling it reckless. Iran also launched missiles last night at what it calls Israeli spy headquarters in Iraq. An Iraqi official calls the claims baseless. The strike killed at least 4 people. Iran also fired at targets linked to ISIS in Syria. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के 80+ कंट्रीज में 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और 2024 को सुपर इलेक्शन ईयर भी कहा जा रहा है। दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियों का साल कहा जा सकता है। दुनिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अपने मुल्कों में नए लोगों का या नए हुक्मरानों का इंतखाब करेंगी। 2024 brings with it the global election year. Almost half of the world's population will be voting across continents. पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, ताइवान, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बरतानिया और इसके अलावा अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इसके अलावा पॉपुलिस्ट के लिए भी यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात इसी साल में होंगे। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 कितना अहम साल होगा दुनिया भर के लोगों के लिए। इस सुपर इलेक्शन ईयर में क्या दुनिया के तमाम ममालिक में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और क्या इम्पैक्ट होगा इन इलेक्शन का दुनिया भर में, और कौन सी जमात किस कंट्री पर रूल करने वाली है, और दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, ज़रा गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, गली गली। कल्बी भुट्टो जिंदा था, कल्बी भुट्टो जिंदा है, कल्बी भुट्टो जिंदा था, कल्बी भुट्टो जिंदा है। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान ने बिलाश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। Iran has carried out another airstrike beyond its borders, this time in neighbouring Pakistan. Iranian state media said the strikes hit 2 sites linked to the militant group Jaish al-Adl in the southwestern Pakistani province of Balochistan. Earlier this week, Iran hit targets in Iraq and in Syria. The government in Islamabad warned of potentially serious consequences in response to what it said was a deadly violation of its airspace. दोस्तों, साल 2024 दुनिया भर में बहुत बड़े चैलेंजेस लेके आ रहा है, और सबसे बड़ा चैलेंज है इस साल में होने वाले बहुत बड़े बड़े इलेक्शंस। इन इलेक्शंस में दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान, पुराने और नए चेहरे अपने अपने मुल्कों पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। क्या इन सियासतदानों के हुक्मरानी के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होंगे? इसका फैसला करेंगे आने वाले दिनों के इलेक्शन। साल 2024 में दुनिया के 80+ कंट्रीज़ में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ दुनिया की 50% से ज़्यादा भी आबादी रहती है। इसलिए दुनिया में 2024 को सुपर इलेक्शन ईयर कहा जा रहा है। कुछ ममालिक में तो उम्मीद की जा रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, लेकिन ज़्यादातर ममालिक में ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और आम आवाम के वोटों से वहाँ की हुकूमतें बनेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी इन इलेक्शन का दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। 2 कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी इलेक्शन कंडक्ट किए जा चुके हैं। ताइवान और बांग्लादेश ऑलरेडी
अपने मुल्कों में इंतखाबात करवा चुके हैं। 2024 के सुपर इलेक्शन ईयर का आगाज़ 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश से हुआ, लेकिन हुकूमती कार्रवाइयों की जद में अपोजिशन जमातों ने तकरीबन सारा का सारा बाइकआउट कर दिया इन इलेक्शन का, जिसकी वजह से इलेक्शन मतनाज़ा हो चुके हैं। और अपोजिशन के बाइकआउट के बाद वज़ीर आज़म के लिए 5वीं दफ़ा की उम्मीदवार हसीना वाजिद की जीत तकरीबन कन्फर्म हो चुकी थी। 76 साल हसीना वाजिद की अवामी लीग की मद्दे मुकाबिल जमात है वाजिदा ज़िया की BNP, लेकिन मुखालफिन की वसी पैमाने पर गिरफ्तारियाँ और मावरा अदालत फांसियाँ और अपोजिशन रहनुमाओं के लिए कैदबंद की सज़ाएँ बांग्लादेश में मामूल बन चुकी हैं। तकरीबन 25,000 से ज़्यादा सियासी रहनुमा और सियासी कारकुन जेलों में कैद हैं और इसी दौरान हसीना वाजिद 5वीं दफ़ा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बन चुकी हैं। इसलिए बांग्लादेश के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। 13 जनवरी 2024 को इस साल के दूसरे इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं ताइवान के अंदर। पूरी दुनिया की नज़रें ताइवान के इलेक्शन पर थी, इसलिए कहा जा सकता है कि इस साल के पॉपुलर तरीन इलेक्शन से, और जो रिज़ल्ट सामने आते हैं बहुत सरप्राइजिंग थे और चाइना के लिए रिज़ल्ट को अच्छी खबर नहीं थे, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात DPP हुक्मरानी में आ चुकी है और लाई चिंगते वज़ीर आज़म बन के सामने आ चुके हैं और चाइना के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। ताइवान में 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये दोनों इलेक्शन तकरीबन एक साथ ही होते हैं। ताइवान में बेसिकली 3 पार्टीज के दरमियान मुकाबला हुआ, DPP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और KMT ये वही पार्टी है जो 1946 में चाइना से सिविल वार हार गई थी और इसके लोग भागकर ताइवान में आकर छुप गए थे और इसके बाद ताइवान और चाइना 2 कंट्रीज बनते हैं अलग अलग से। और तीसरी बड़ी पार्टी थी TPP ताइवान पीपल्स पार्टी। DPP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं लाई चिंगते, KMT को रिप्रेजेंट करते हैं हाउ जे इन और TPP की नुमाइंदगी कर रहे थे को विन जे। इन 3 पार्टीज के दरमियान सख्त मुकाबला होता है और फाइनली DPP के उम्मीदवार लाओ चिंगते ये इंतखाबात जीत जाते हैं और ताइवान के वज़ीर आज़म बन के सामने आते हैं। ताइवान के ये इलेक्शन दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स चाइना और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़े तसादम की वजह बन सकते हैं, क्योंकि लाई चिंगते की जमात DPP चाइना के खिलाफ बहुत सख्त पॉलिसी रखने की वजह से बहुत फेमस है ताइवान के अंदर। नंबर 3 के दुनिया के पॉपुलर तरीन इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है और तमाम पार्टीज ने अपने बड़े बड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। ये इलेक्शन भी अपने पोलिंग डे से पहले ही मतनाज़ा हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मतनाज़ा पार्टी इलेक्शन की वजह से 2024 के इलेक्शन से तकरीबन बाहर हो चुकी है और इसके सारे के सारे उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इससे साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए मैदान तकरीबन खाली है। 2024 के इलेक्शन इस वजह से मतनाज़ा हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, सिरे से फील्ड ही नहीं दी गई और इस वजह से पाकिस्तान में जो मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए मैदान तकरीबन खाली हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है PMLN का मुकाबला करना और इंतखाबात जीत जाना। और ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाज़े तौर पर पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए आ रही है और उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे वो नवाज शरीफ होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ 23 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 1990 से लेकर 2024 तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें सबसे सक्सेसफुल इकनॉमिक पॉलिसीज नवाज शरीफ की रही हैं और नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत हमेशा से पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। दोस्तों, चौथा बड़ा कंट्री जहां पे पाकिस्तान के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं वो है रशिया। रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे मार्च में और इन इलेक्शन में व्लादिमीर पुतिन के जीतने के चांसेस तकरीबन 100% कहे जा सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन अपोजिशन को इंतखाबात में खड़े होने से रोक दिया जाएगा और व्लादिमीर पुतिन के सबसे सख्त हरीफ को 19 साल से जेल में कैद कर दिया गया है और दुनिया की तमाम आज़ाद मीडिया एजेंसीज को
मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। इसलिए 100% ये कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन दोबारा से रशिया के प्रेसिडेंट बनेंगे। 2020 में पुतिन ने अपने लॉ में ऐसी अमेंडमेंट की थी जिसके तहत वो 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अगर रशिया में व्लादिमीर पुतिन दोबारा से प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे अरसे के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम वोटर टर्नआउट की वजह से लंबे अरसे तक रशिया पर हुकूमत करने वाले व्लादिमीर पुतिन को नुकसान हो सकता है। रशिया जो किसी ज़माने में दुनिया की सुपर पावर हुआ करता था और आज चाइना के साथ मिलकर एक एलाइज के तौर पर दोबारा दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन के खिलाफ एक लंबी जंग जारी है, और ये जंग जितनी ज़्यादा लंबी हो रही है रशिया की पैनिक में मज़ीद इजाफा हो रहा है। इन इलेक्शन के बाद पुतिन ये फैसला कर पाएंगे कि इस जंग को जारी रखना है या ख़त्म करना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों 100 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी के मुल्क भारत में इलेक्शन भी 2024 में होने जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी इन इलेक्शन में एक पॉपुलर तरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं, और ये इलेक्शन का भी दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इन इलेक्शन में मोदी की बीजेपी को बहुत बड़ी अपोजिशन का सामना है, और अपोजिशन की सारी जमातें मिलकर बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। मोदी को एंटी मुस्लिम पॉलिसी की वजह से एक डिवाइसिव लीडर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद मोदी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने 10 साल दौरे हुकूमत को मज़ीद एक्सटेंड कर सकें। अपनी एंटी मुस्लिम पॉलिसी के बावजूद भी मोदी ने इंडिया को प्रोग्रेसिव नेशन में शामिल किया है, और अपने दौरे हुकूमत में मोदी ने दुनिया के सबसे बड़ी ट्रेड अमेरिका के साथ की, जिसको इस सदी की सबसे बड़ी ट्रेड कहा जा सकता है। और दूसरी तरफ मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में कनाडा में अपने पुराने दुश्मन हरदीप सिंह निज्जार का कत्ल किया, और इंडिया दुनिया में एक पावरफुल कंट्री के तौर पे सामने आ रहा है। और मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया ने चांद पर भी लैंडिंग की है, और इंडिया ने इस दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। दोस्तों 2024 में बरतानिया में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और वहाँ के वज़ीर आज़म को एक सख्त मुकाबले का सामना होगा। 2019 में होने वाले इलेक्शन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी इक़्तिदार में आती है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की मकबूलियत में एक ड्रामाई तौर पे कमी आती है, जिसकी वजह थी इस पॉलिटिकल पार्टीज़ में होने वाले बड़े बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल्स और कुछ ऐसी अनस्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से बरतानिया में मौजूद वोटर्स में इस कंजर्वेटिव पार्टी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा कम होने लगी, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी को बरतानिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ऋषि सुनैक एक छोटे अरसे में बरतानिया के तीसरे वज़ीर आज़म हैं, जिसकी वजह थी कंजर्वेटिव पार्टी में होने वाले पॉलिटिकल स्कैंडल्स। अब इस पॉलिटिकल स्कैंडल के चलते बरतानिया में 2024 में इंतखाबात होने जा रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि 2025 में इंतखाबात होंगे, लेकिन एनालिस्ट ये कहते हैं कि ऋषि सुनैक के लिए वज़ीर आज़म के तौर पे हुकूमत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और 2024 में ही बरतानिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका में सदर सिरिल रामाफोसा और रूलिंग पार्टी ANC को भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ANC के लंबे अरसे से साउथ अफ्रीका पर हुक्मरानी कर रही है। अपार्टहाइड के बाद से सिरिल रामाफोसा की जमात ANC मसलसल इलेक्शन जीत रही है, लेकिन इस दफ़ा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ANC को बहुत बड़े सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की एडवांस इकानमी को एक लंबे अरसे से हाई अनएम्प्लॉयमेंट, एनर्जी क्राइसिस और क्राइम्स का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि इसकी रीज़न है ANC पार्टी, क्योंकि ANC के लंबे अरसे से साउथ अफ्रीका पर रूल कर रही है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ANC मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार से बाहर तो नहीं होगी, लेकिन इस दफ़ा ANC को अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ सकती है। दोस्तों नवंबर में अमेरिका की बारी आएगी, और अमेरिका के इलेक्शंस का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता है। ये बहुत बड़ी जंग है जो कि ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान होगी, और ये इलेक्शंस पिछली बार का रीरन ही हो सकते हैं। जो बाइडन को अपनी नई टर्म चाहिए, बावजूद उसके कि अगली टर्म पूरे होने तक वो 86 बर्स के हो जाएंगे, और दूसरी तरफ ट्रंप भी वाइट हाउस में कम बैक करना चाहते हैं। ये दुनिया की बहुत अहम लड़ाई होगी, और जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होने वाला है। और ये इलेक्शंस के रिजल्ट आने तक रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का कोई ना कोई रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन जंग ख़त्म नहीं होती
तो इन इलेक्शन के बाद ये फैसला होगा कि ये जंग किस तरफ जाएगी, और यही इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में क्या रोल होगा, दोस्तों और दुश्मनों के साथ ताल्लुकात किस तरह के होंगे। और अब बात करते हैं अमेरिका के जनूब में उसके हमसाया मुल्क मेक्सिको की। मेक्सिको के इलेक्शन भी बहुत अहम इलेक्शन कहे जा सकते हैं, और यहाँ की लीडिंग जो उम्मीदवार हैं वो दोनों खवातीन हैं। और ये तारीख में पहली बार होगा कि मेक्सिको में पहली बार एक खातून सदर बनकर सामने आएगी। मेक्सिको हमेशा से तनाज़ात की जद में रहा है, और मेक्सिको की इकानमी को भी बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम्स का सामना है। दोस्तों, ये सिर्फ चंद कंट्रीज हैं, और इलेक्शन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर के बाद दुनिया बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। नए सुपर पावर्स और नए अल्लाई सामने आएंगे, और ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होने वाला है, क्योंकि कुछ अहम फैसले करने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अगर पाकिस्तान ने ये अहम फैसले ना किए तो पाकिस्तान के सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।